स्टार्ट करते हैं हम अब आज के टॉपिक। ध्यान से देखिए। देखिए, till now we studied about mechanism of nucleophilic substitution reactions. How many types of they are? And one question, that is why haloarine less reactive towards nucleophilic substitution reactions than haloalkane. इसके 3 फैक्टर्स बताए थे हमने, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन एंड पोलैरिटी। अब हमारा नेक्स्ट जो चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहो आपको ये बिल्कुल रखे मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो पहले नंबर समझ लो, यहाँ ध्यान से सुनो दिव्यांशी हमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक। अभी इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, फाइल का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन, एफिनिटी। इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जो टूवर्ड्स किस पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के लिए लव। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लव कौन सा करेगा? जिस पे कौन सा चार्ज हो? तो आप समझ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल हमारी कैसी स्पीसीज होती हैं? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। अब हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली बेंजीन में पढ़ा जाता है। ये हैलोएल्किल में नहीं पढ़ा जाता, बेंजीन में पढ़ा जाता है, या इसके डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स का मतलब है जो बेंजीन से बना होगा। जैसे हमसे कोई पूछे मिल्क का डेरिवेटिव्स बताओ, तो मिल्क से क्या क्या बना है? घी, कर्ड, चीज, बटर, दे ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क। तो ये मिल्क के डेरिवेटिव्स हो गए। अब जो बेंजीन से बना होगा वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स। जैसे हमसे कोई पूछ ले क्या हैलोएरीन बेंजीन डेरिवेटिव्स है? यस, बेंजीन से ही बना है। कोई हमसे पूछ ले क्या फिनॉल बेंजीन डेरिवेटिव्स है? यस, इट इज ऑल्सो बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम किस में पढ़ते हैं? बेंजीन में या उसके डेरिवेटिव्स हैं। बेंजीन का ज़माना आप लोगों के लिए चला गया, क्लास 11th वाला था। अब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में पढ़ने वाले हो? बेंजीन के डेरिवेटिव्स में। जैसे कि हैलोएरीन मीन्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन एंड फिनॉल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दोनों की है, हैलोएरीन की एंड फिनॉल की। बहुत एग्जाम में आती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें होती हैं, एल्डिहाइड में भी होती है ये रिएक्शंस, एसीटोन में भी होती है ये रिएक्शन, एसीटोफिनॉन में। ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। एनिलीन में भी होती है ये रिएक्शन, एनिलीन में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में होती है। लेकिन हम आपसे कहते हैं इन सभी मॉलिक्यूल्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी कभी कभी पढ़ ली जाती है, लेकिन जब आप इन दोनों को समझ जाओगे तो फिर ये अपने आप समझ में आने लगी। इसको भी अभी अवॉइड करो, इसको भी अवॉइड करो, इसको भी। अब हम आपसे कह दें क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी की आएगी तो वो या तो हैलोएरीन की आएगी या फिनॉल की। 100% नहीं तो 99% इन्हीं दोनों की आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने इन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर कर ली
तो आप समझ लीजिए आपने अपनी क्लास 12th की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर कर ली, इन्हीं दोनों में से आएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं ऑलवेज। एक होती है हैलोजनेशन, दूसरी होती है नाइट्रेशन, अभी समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, तीसरी होती है सल्फोनेशन, और चौथी होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो 4th नंबर की बोली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये तो अलग से भी पूछी गई है कई बार। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके एग्जाम में आती है अलग से, ये अलग से भी पूछी गई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो 4th वन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो शुरू की 3 हैं, इन 3 में से भी कोई एक भी पूछ सकता है बीच में से। एक्सप्लेन सल्फोनेशन इन हैलोएरीन, या फिर फिनॉल, कहीं से भी आ सकता है। इनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं इसके दोनों के, वो प्रोडक्ट के नेम पे भी रिएक्शन आ सकती है। कुल मिला के हम आपसे शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं, पूरी मेहनत लगा के, दम लगा के, वैसे दम लगना नहीं है इसमें क्योंकि बहुत सरल है, पूरी मेहनत करके आपको इन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीख लेनी हो, फिर आप बस बेफिक्र हो जाओ, आने दो एग्जाम में, इन्हीं में से आएगी। लेकिन ए से जेड पूछ ले कोई, जेड से ए पूछ ले कोई, चाहे एम से जेड पूछ ले, चाहे एम से ए पूछ ले, मतलब क्वेश्चन कितना भी घुमाए, हम जो आपको पढ़ाए उसको आपको अच्छे से समझना है। इनके बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, आपका पूरी रिएक्शंस भी आ सकती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको करने में अभी हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाई में तो आपको टाइम लगेगा हमें, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ गया तो 2 मिनट या मैक्सिमम 2.5 मिनट में आप इस रिएक्शन को क्रैक कर जाएंगे, बड़ा आसानी से हो जाती है और पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये ऐसी रिएक्शंस होती है जिन्हें आप जल्दी लिख सकते हैं, बड़ी आसान रिएक्शंस होती हैं। तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने में पढ़नी है? हैलोएरीन में एंड फिनॉल। हम आपको एक चीज़ बता दें, वैसे तो आप हैलोएरीन ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली क्वेश्चन आप क्लोरोबेंजीन को लेना है इसमें, ठीक है। एक्स की जगह Cl ले लेना। क्या सर हम ब्रोमीन या आयोडीन नहीं ले सकते? ले सकते हो बेटा, लेकिन सबसे आसानी से इसमें होती है क्लोरोबेंजीन में, तो इसमें क्लोरोबेंजीन लेके चलेंगे हम, और इसमें फिनॉल। बात समझ में आई? अभी तक हमने जो बोला, ठीक है, आपको हम बिल्कुल डिटेल से समझा रहे हैं इसको अच्छे से। तो हमें इन दोनों में पढ़नी है, तो पहले हम इसकी ख़त्म करेंगे, फिर हम इसकी ख़त्म करेंगे। 2 दिन में ये दोनों रिएक्शंस हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया, कभी कभी आ जाता है, पूछ लेते हैं इन क्लोरोबेंजीन और इन हैलोएरीन और इन फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 पैरा। तो एक पूछ लेते हैं, बताओ भाई ऑर्थो पे ही क्यों होती हैं और पैरा पे क्यों होती हो, मेटा पे क्यों नहीं होती? कोई आंसर बताएगा? बताओ भाई कोई आंसर, हम इसका आंसर बता। हाँ, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन में या फिनॉल में इसका पकड़ गई। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीसीज होती है? पॉजिटिव। और हमने जब हैलोएरीन की लेस रिएक्टिविटी पढ़ी थी तो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, और हमने रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था नेगेटिव चार्ज कहाँ आया था? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कहाँ करेगा? और क्वेश्चन ये है कि हैलोएरीन में या फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे क्यों होती है? इन दोनों पे क्यों होती है? तो हम जानते हैं, सीधे सीधे देखेंगे तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हमने इसकी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी वहाँ से हमें पता है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज। तो आप सोच सकते हो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वहीं तो आएगा जहाँ नेगेटिव चार्ज हो। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। अब ये क्वेश्चन पका पकाया मिल गया आपको, क्योंकि रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पहले से बनाना जानते हो। बेस आपके एग्जाम में आ गया, वाई है क्लोरोबेंजीन और हैलोएरीन और फिनॉल
गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो सीधा आंसर लिख लेना है, बिकॉज ड्यू टू द रिजोनेटिंग इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट इट हैज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो आया था ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, लिख के फुल स्टॉप और वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, ये तैयार है। इसीलिए आप अगर पीछे का अच्छे से पढ़ते हो तो आगे का तैयार है ना, और आप इसको पढ़ोगे तो इसमें भी हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्टअप करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए सभी लोग क्वेश्चन। Why in haloarine, why in haloarine, जैसे हम कोष्टक में पर्टिकुलर लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो हमने कौन सा लगा दिया, वहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। वाई इन हेलोएरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions take place on ortho and para position। समझो बच्चों इस बात को। आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है सीधा सीधा आ जाए, ऐसा भी आ सकता है वे आपको बताया नहीं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होती है, वे पूछ ले ऐसे ही, इन हेलोएरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच प्लेस, कौन, यहाँ तो क्वेश्चन में उसने सीधा सीधा बता दिया, पकाया कि किस पोजीशन पे होती है ऑर्थो एंड पैरा। क्वेश्चन समझो ध्यान से इसका, है ना। वो ऐसा भी हो सकता है ये भी ना बताए ऑर्थो पैरा पोजीशन, सब कुछ आपसे दिखवाना चाहे, वो ये पूछ सकता है वाई इन ऐसे पूछ सकता है, इन हेलोएरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक प्लेस इन विच प्लेस एंड वाई, कौन से प्लेस में होती है और क्यों होती है। कौन से प्लेस में होती है उसका आंसर है ऑर्थो पैरा पोजीशन में, क्यों होती है उसका आंसर है रिजोनेंस के कारण उन पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा आ रही बात समझ में। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि देखो बच्चों यहाँ ध्यान से कि हेलोएरीन में जो हेलोजन है, अच्छा ये क्वेश्चन फिनॉल में भी आ सकता है, तो एक का आंसर लिख लेंगे तो दूसरे का अपने आप बन जाएगा। बेस हेलोएरीन की जगह हमें सिर्फ एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, फिनॉल। बात समझ में आ रही, सेम आंसर रहेगा, सेम सब कुछ ऐसे, वाई इन फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सेम आंसर बिल्कुल। तो ये हेलोएरीन में भी आ सकता है, फिनॉल में, एक का लिख लेंगे दूसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हेलोजन एटम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच प्लेस। अच्छा ये जो नेगेटिव चार्ज आया था वो इसी हेलोजन के कारण तो आया था, इसी ने तो लॉन पेयर घुमाए थे रिजोनेंटिक स्ट्रक्चर में। तो ये भी पूछ सकता है। देखो अब आप समझो इसको, हमने कहा ना पढ़ाई एक मनोविज्ञान है, समझ है, समझ आ गई तो सब कुछ है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इन हेलोएरीन हेलोजन एटम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच प्लेस एंड वाई। तो हमारा आंसर होगा हेलोजन एटम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, ये होगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है, सेम इसमें रहेगा आंसर फिनॉल में, दिव्यांशी बिल्कुल सेम आंसर जाएगा। तो हम एक का आंसर लिखवा रहे हैं, दूसरे का आपको होमवर्क देंगे।
तो अपने आप कर लोगे फिनॉल। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हम इसमें एक नीचे से एक छोटा सा और लिख देते हैं आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं हम, हैलोजन्स डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions in which places and why। हैलोजन डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच प्लेसेस एंड वाई। हैलोजन का जगह ये भी आ सकता था, OH ग्रुप डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच प्लेस एंड वाई। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन है ना, दोनों ऐसा ही रहेगा। चलो अभी 16 मिनट हुए हैं, अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी इस वाले में, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम आंसर लिख रहे हैं। तो आंसर लिखते हैं और फिर डिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं आंसर हम इसके, या पहले स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर्स देख के लिखना आसान हो जाएगा। तो कितनी बेंजीन रिंग बना लें हम, बताओ? 6 है ना, बना लीजिए सब लोग, लेकिन अंदर बॉन्ड मत लगाना, ठीक है। देखो यही तो प्रैक्टिस है, उस दिन सीखा था आपने। मान लो उस दिन किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो स्ट्रक्चर्स, तो आज दूसरा मौका है, आज सीख लो। और मान लो किसी को आज भी नहीं आए समझ में, तो कल फिर मौका मिलेगा, कल सीख लेना। या फिर थोड़ा थोड़ा सीखते जाओगे तो एक दिन सब बन जाएंगी। तीन थोड़ा पास पास बना दिए हमने, थोड़ा दूर दूर करते हैं। सॉरी, थोड़ा दूर दूर बना दी, पास पास करते हैं। चार, ठीक है, 6 स्ट्रक्चर्स हो गई हमारी। रेजोनेंस का साइन पता है, डबल हेडेड एरो। और लास्ट वाला क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ना। ये जो 5 बनेंगी ये क्या कहलाती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन 5 को मिला के लास्ट में जो बनेगा वो हाइब्रिड। वेरी गुड, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। चलिए तो ये रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर से। तो ये हमने, अब आप लोग यहाँ एक्स भी सुनो बच्चों, पहले हमारी बात यहाँ ध्यान से। आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स के प्लेस पे क्लोरीन भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी लिख सकते हो, आयोडीन भी, बिल्कुल फर्क नहीं है, सिर्फ सिंबल ही तो चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं। अरे सर ने वहाँ एक्स लगा दिया था, यहाँ Cl, एक ही बात है, चाहे एक्स लगा दो चाहे Cl। लेकिन हम क्वेश्चंस की बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्लोरोबेंजीन की एग्जाम्पल लेके आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है ना।
आप क्लोरीन नहीं लगाओगे, आप X लगा दोगे, X भी लिख दोगे, और बाद में आप ऐसा लिख सकते हो कि X इक्वल क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन। एक चीज़ ध्यान रखो, अभी हम कल पढ़ेंगे फिनॉल में, तो वहाँ पर हम X की जगह क्या रख देंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट रिएक्शंस होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर अपना क्लोरीन लिख दिया। बताओ कितने लॉन पेयर होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से बॉन्ड बना लिया तो कितने बचे? 6, मतलब कितने लॉन पेयर? 3, 1 2 3, ये हमने बना दिए। अब अल्टरनेट क्रम में डबल सिंगल कंजुगेट कर देते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल। अब देखिए बिल्कुल वही प्रोसेस, पहला स्टेप, ठीक है। ए वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, सॉरी ए वाले लॉन पेयर उठ के यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाने वाला है बताओ? डबल बॉन्ड। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उठ के आया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कितने लॉन पेयर बचे अभी? 2, तो 1 और ये 2 लॉन पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया, ए वाला उठ के कहाँ चला जाएगा? अपने बगल वाले में, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ना तो हमने इसको टच किया ना इसको टच किया, तो ये यहाँ पर बॉन्ड वही का वही और यहाँ का बॉन्ड यही। पहले देख लो बच्चों, फिर करना, ठीक है। नहीं स्वाति, पहले देख लो फिर लिख लेना, ठीक है। अब पता है क्या होना है? एक प्रोसेस, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ, तो ये लॉन पेयर उठ के यहाँ आएगा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये वाला उठ के इस पे जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने इसको टच नहीं किया तो इसको वैसा ही रख दूँ, और ऊपर वाले भी हमने टच नहीं किए तो इनको भी वैसा का वैसा रख दूँ। किसना आ रहा समझ में, है ना। अब फिर वही प्रोसेस, ए उठा के यहाँ डालो और इसको उठा के यहाँ, तो पहले ए उठा के यहाँ किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ए वाला उठ के अपने बगल वाले में चला जाएगा, तो यहाँ कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हमने इसको टच नहीं किया, उसको वैसे ही रख दिया। ऊपर के भी हमने टच नहीं किए, तो ये डबल बॉन्ड Cl, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये लॉन पेयर। अब ए वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, सॉरी ए वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। हमने इसको और इसको टच नहीं किया, तो इसको वैसे ही रख देते हैं। अब जैसे ही ये उठ के यहाँ आएगा, ए वाले इलेक्ट्रॉन, ए वाला बॉन्ड अपना कहाँ चला जाएगा? वापस क्लोरीन के पास चला जाएगा, है ना। तो ये वापस से चला गया क्लोरीन के पास, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, तो अब यहाँ कौन सा बॉन्ड बचा? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आ जाएंगे? इस बॉन्ड के वापस वहाँ जाने से। ए यहाँ पर आ गया, क्लियर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ एंड क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखें हम, है ना, हम अगर देखें तो हमने अब सभी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी, तो 2 में कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, और बीच की 3 में देखा तो 2 बार ऑर्थो पे आए नेगेटिव चार्ज और 1 बार पैरा पे। तो यही नेगेटिव चार्ज हम यहाँ बना देते हैं, लेकिन कैसा बनाएंगे? पार्शियल, क्योंकि 2 में नहीं था, है ना, ये बना दिया हमने नेगेटिव चार्ज। प्लस हम ये देख रहे हैं जो पाई बॉन्ड है पूरी रिंग में क्या हो चुका है? रोटेट कर चुका है, तो यहाँ हम क्या बना देंगे? रोटेटिंग रिंग बना देंगे। ऊपर देखें तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा ही था, है ना, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा ही था। यहाँ भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल। लेकिन डबल 3 में तो था, 2 में नहीं था, मतलब डबल बॉन्ड पार्शियल था। डबल बॉन्ड हम कैसे करके लिखेंगे? डॉटेड बना के लिख देंगे। अगर हम देखें तो 3 लॉन पेयर यहाँ है, 3 लॉन पेयर यहाँ है, लेकिन बीच के जो हैं उनके पास कितने लॉन पेयर हैं? 4, है ना। तो हम 2 लॉन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो सबके पास परमानेंट थे, 4 तो सबके पास थे ना, लेकिन 2 घूमे भी हैं। तो ये जो 2 घूमे हैं इनको हम ऐसे गोला करके बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 में पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन 3 में था, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसा था? पार्शियल, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी को बोलते हैं कैनोनिकल
स्ट्रक्चर, है ना, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और सभी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो जो लास्ट फाइनल स्ट्रक्चर आती है इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। वेरी गुड, रीजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब हम सीधे सीधे एक्सप्लेन कर देंगे। इसी प्रोसेस के कारण जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव कहाँ है? ऑर्थो एंड पैरा पे। अब एक बात और सुन लो, आप इसी रिएक्शन को कॉपी पेस्ट करोगे जब हम फिनॉल में पढ़ेंगे, तो Cl की जगह हम क्या लिख देंगे? OH। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, Cl के पास या हेलोजन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ये OH होता है, देखो ध्यान से, जो ये OH लगेगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो एक तो यहाँ खर्च हो गया और एक यहाँ, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर बनाने पड़ेंगे हमें? सिर्फ 2, जिसमें से एक घूम जाएगा। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, फिर एक यहाँ बचेगा, एक ये हम बनाएंगे, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ें बताते जा रहे हैं, कॉपी करो।